कि अभी तक तो ये वर्ड्स नहीं निकल रहे थे मुंह से, अब ये कैसे निकालेंगे हम. सो द नेक्स्ट टाइम यू बाय अ चीप टी शर्ट, डोंट से दैट द टी शर्ट इज वेरी चीप, से इट्स रिडिकुलसली चीप. इसमें एग्जामिनर्स ये ऐसा क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं? बिकॉज दे वांट टू सी हाउ कॉन्फिडेंटली यू आर एबल टू यूज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. और यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप एक idiom यूज कर पाओगे इन क्वेश्चंस में. नाउ कमिंग टू द लैंग्वेज दैट आई यूज्ड ऑन द डे ऑफ माय एग्जाम, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ टिप जिससे आप भी ये idiom यूज कर पाओगे ऑन द डे ऑफ एग्जाम, राइट इन योर फर्स्ट आंसर ऑफ पार्ट 1. Hello everybody, welcome back to PW with me Vandana, and today I'm going to talk about the vocabulary that I used on the day of my speaking exam in order to score 8.5 bands. So let's get started and let's see. All right, and the very first thing here is vocabulary I used in my speaking test, like you already know, and moving forward now. I'm going to be giving you such tips, and मैं बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ कि ये हम कैसे कर सकते हैं. Tip number 1, do not use very. Now, very is a pretty, I would say, ordinary word, and the more you use it, the less polished your language becomes. जितना ज़्यादा इसको हम use करते हैं, उतना ही हमारी language से polish down होती चली जाती है. For example, we keep on saying, I'm very lucky, I'm very thankful, and I'm. अब इसको कैसे replace करें, right? So उसके लिए क्या करना है? So we need to learn collocations for that, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है. I will get it done right now in next 5 minutes. अब ये collocations क्या होता है? Collocations are pair of words that go together. Pair of words or a group of words. Pair or a group of words that go together. जो एक दूसरे के साथ अच्छे से gel होते हैं words. Let me give you one example. Let's imagine you are talking about somebody who has got her hair colored. आप किसी ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हो जिसके hair colored हैं. So how would you say? Would you say that the lady has got yellow hair, or would you say that the lady has got blonde hair? Yellow hair, blonde hair. Blonde hair, right? Yellow hair, these two words are not going with one another. But blonde hair, these two words are going with one another. Meaning दोनों का same है. It is talking about color only. But येलो हेयर हम नहीं बोलते हैं, यूजुअली हम नहीं बोलते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. ब्लॉन्ड हेयर इज समथिंग दैट वी नॉर्मली यूज. अब वेरी के लिए ये कैसे रेलिवेंट है? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स इमेजिन यू आर टॉकिंग अबाउट वेदर ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम. अब आप बोल रहे हो दैट द डे इज वेरी कोल्ड टुडे और इट्स वेरी हॉट टुडे, और लेट्स इमेजिन यू वांट टू से दैट समबडी इन योर सर्कल इज वेरी स्टाइलिश. Or maybe you want to talk about somebody who is very rich. ठीक है, तो इसके लिए जो sophisticated words हैं, probably you already know. Very cold को आप क्या बोलते हो? Freezing. अब आपको ये word तो पता है, लेकिन बोलते टाइम ये आपके मुंह से निकलते नहीं है, right? So उसी का solution देने वाली हूँ मैं, just stay tuned. Very cold को हम बोलते हैं freezing, chilly, frosty, राइट लेकिन ये वर्ड्स बोलते टाइम नहीं निकलते हैं हमारे मुंह से, हम बोलते वेरी कोल्ड ही हैं. सिमिलरली वेरी हॉट, इफ द डे इज वेरी हॉट वी से स्कॉर्चिंग. इफ अ ड्रिंक इज वेरी कोल्ड देन वी से स्कैल्डिंग. द स्कैल्डिंग वर्ड इज यूज्ड फॉर हॉट लिक्विड्स. लेट्स से स्कैल्डिंग कॉफी. Very stylish, if somebody looks very stylish, probably the word for very stylish is dapper. Now this word is used for men only, guys, be careful. किसी female को मत बोल देना that you are looking dapper today, बहुत गड़बड़ हो जाएगी. Okay, very rich. Very rich के लिए जो words हम use करते हैं, wealthy is one word. Then you have affluent is another word. ठीक है, अब शायद इनमें से आपको सारे वर्ड्स पता है या कुछ वर्ड्स पता है, बट प्रॉब्लम हमारी वो नहीं है. प्रॉब्लम हमारी ये है कि कुछ वर्ड्स पता होते हुए भी हम इनको यूज नहीं कर पाते हैं. तो फिर क्या करें? बोलते तो हम वेरी कोल्ड ही है ना, तो फिर क्या करें? कैसे हटाएं वेरी अपनी लैंग्वेज से? आपको कुछ भी नहीं करना, आपको समझना है ये वाले कोलोकेशंस, दैट इज एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव्स. अब ये क्या भला है? बहुत सिंपल सी चीज़ है.
सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना है वेरी कोल्ड और फ्रीजिंग दिमाग में नहीं आ रहा है, तो वट कैन यू से? यू कैन से एक्सट्रीमली कोल्ड. आप वेरी को हटा दो, कोल्ड का कोल्ड रहने दो. अब दिस एक्सट्रीमली इज योर एडवर्ब एंड दिस कोल्ड इज योर एडजेक्टिव. सो एडवर्ब एडजेक्टिव को अगर साइड में भी रखें हम, तो इजंट इट सिंपल? एक्सट्रीमली कोल्ड. सिमिलरली स्कॉर्चिंग. स्कॉर्चिंग जब हम कहते हैं ना दैट इट इज स्कॉर्चिंग टुडे, मतलब बहुत गर्मी है, वो नेगेटिव वर्ड है. उस वर्ड की कोनोटेशन नेगेटिव है. हम ये नहीं कह रहे कि प्लेजेंट वाला सन बाहर है अभी. इट्स नेगेटिव. सो नेगेटिव के लिए हम कौन सा एडवर्ब ले सकते हैं? वी कैन से टेरिबली. इट्स टेरिबली हॉट टुडे. Then very stylish. What we can say here for very stylish? Now my favorite one is this. I use this one a lot. Utterly. एक ये मैं बहुत use करती हूँ. And another one I will tell you shortly. But yeah, just look how polished and sophisticated this word is looking. सिर्फ आपको very stylish की जगह utterly polished करना है. And then it says very rich, wealthy and affluent नहीं आ रहे हैं दिमाग में. Then you can say he's ridiculously rich. Ridiculously rich. We also say filthy rich, obscenely rich. वो भी बोलते हैं हम. Filthy rich or obscenely rich. Let me write them here. Filthy rich or obscenely rich. This is informal guys. Writing में मत use कर देना. ओके अब द प्रॉब्लम इज, आप कहोगे कि अभी तक तो ये वर्ड्स नहीं निकल रहे थे मुंह से, अब ये कैसे निकालेंगे हम? सो आई एम नॉट सेइंग कि सारे के सारे एडवर्ब्स पे आज ही रट्टा मारना है. नो, ट्रेन योर माइंड इन यूजिंग जस्ट वन और टू ऑफ देम. जब भी वेरी निकल रहा है आपके माउथ से, पॉज एंड पिंच योर सेल्फ एंड उसकी जगह लगा दो एक्सट्रीमली. एक्सट्रीमली इज द ईजिएस्ट वन जो सब यूज कर सकते हैं, राइट? सो योर बेबी स्टेप नंबर 1 इज, इफ नॉट ऑल दीज एडवर्ब्स, then just train your mind in replacing your very by using at least 1 or 2 verbs. एक या दो adverbs की आदत डाल लो. And that is something I personally did with myself. मैंने भी अपने mind को ऐसे ही train किया था. So for example, what I did was very important. हम बहुत बोलते हैं very important. This is very important. That is very important. Examiner भी आपसे ऐसा कुछ question पूछेगा. Is it important to do so and so? So I have trained my mind. Now I don't use very important. Now I say incredibly vital. So incredibly is another adverb that you can say. So the man is incredibly rich. The woman is incredibly successful. So I'm just saying that train your mind to be able to use at least 1 or 2 of these adverbs every single day, and things will become piece of cake for you. सारे के सारे adverbs cram करने की कोशिश मत करना, just 1 or 2. Moving on, these are some more examples I've got here for you. Very lucky, extremely lucky. Very cheap, ridiculously cheap. So the next time you buy a cheap t-shirt, don't say that the t-shirt is very cheap, say it's ridiculously cheap. And immediately आपकी language refine हो जाती है. Very ridiculous, highly ridiculous. You can say it's a highly ridiculous idea. Very important, incredibly important. Very poor, terribly poor. Very stylish, utterly stylish. Very committed, deeply committed. So you have got quite a few of these adverbs. Just train your mind and start using 1 or 2 of them in your daily language, in your daily English speaking. And just forget about the rest and just इस पे focus कर लो, very हटा दो, and immediately over a span of 1 or 2 days only, your language will be refined. Okay, now अगर इसको और if you want to up your game even more, इसको और अगर advanced game बनाना है, what you can do is extremely lucky, you can say extremely fortunate. एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट. फिर आप इसके भी सिनोनिम्स लगा सकते हो. पहले तो सिर्फ इस पे ट्रेन करना है अपने माइंड को, वेरी की जगह एक्सट्रीमली. जब ये स्टेप हो जाएगा, सेकेंड स्टेप क्या है? फिर इसके सिनोनिम्स के ऊपर ट्रेन करना है. फॉर एग्जाम्पल कैसे? फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू आई से? वेरी इंपॉर्टेंट की जगह पहले मैंने इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट बोलना शुरू किया. नाउ व्हाट डू आई से? आई से इट्स इनक्रेडिबली वाइटल.
एंड इम्पॉर्टेंट के और भी सिनोनिम्स होते हैं लाइक सिग्निफिकेंट, इंडिस्पेंसिबल, इम्परेटिव, सो क्रूशियल, विच एवर यू वांट टू यूज. वेरी पुअर, टेरिबली, डेस्टिट्यूट. वेरी पुअर को हम बोलते हैं somebody who is below poverty line. The synonym for this person, this kind of category is destitute. T मेरा F के जैसे लग रहा है. Just forgive my language here, forgive my handwriting here, but yeah, destitute. And very stylish, utterly stylish. अब stylish का जो synonym है, I think I just told you, dapper. And again, it's used for men. Very committed, deeply committed. Right? So this is tip number 1 कि एक तो very को remove कर दो अपनी language से. Moving on, tip number 2, ये बहुत important है. Be prepared for questions which ask you how often do you do something. ये होने वाला है. Part 1 में इस तरह के questions आने वाले हैं जिसमें होगा how often. How often do you go out with friends? How often do you watch movies? इसमें एग्जामिनर्स ये ऐसा क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं? बिकॉज दे वांट टू सी हाउ कॉन्फिडेंटली यू आर एबल टू यूज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. और यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप एक ईडियम यूज कर पाओगे इन क्वेश्चंस में. एनीवे, let me tell you few sophisticated polished adverbs that you can use when these kind of questions come. What kind of questions would say how often do you do this? Let's see. And here we have, right, you can say once in a fortnight or once a fortnight. Now fortnight is a span of 2 days, sorry, 15 days, I'm so sorry. A span of 15 days. 2 हफ्ते का जो टाइम पीरियड होता है हम उसको fortnight कहते हैं. And yes, whenever you have these kind of questions, how often do you do this? For example, अगर examiner आपसे पूछ ले, how often do you read books? और आप books नहीं read करते, then you can use this idiom also. Once in a blue moon. Once in a blue moon का क्या मतलब है? इसका मतलब है seldom, rarely, hardly ever. सेल्डम का मतलब है जो चीज हम बहुत रेयरली करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ द एग्जामिनर आस्क्स यू हाउ ऑफन डू यू रीड बुक्स, यू कैन से वेल आई सेल्डम रीड बुक्स. दैट मीन्स आई रेयरली रीड बुक्स, दैट काइंड ऑफ थिंग. एंड वंस इन अ फोर्टनाइट मीन्स 2 हफ्ते में एक बार. हाउ ऑफन डू यू गो आउट विद फ्रेंड्स? वेल आई गो आउट विद देम वंस अ फोर्टनाइट. और इफ द एग्जामिनर सेज हाउ ऑफन डू यू गो ऑन वेकेशंस, देन प्रोबेबली आई वुड से वेल ट्वाइस अ ईयर. सो आपने ये वंस और ट्वाइस ही बोल दिया ना, एग्जामिनर इसी में इंप्रेस हो जाता है. वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 1 टाइम इन अ वीक, 2 टाइम इन अ ईयर, ऐसे मत बोलना. यूज वंस, ट्वाइस, थ्राइस, दीज काइंड ऑफ वर्ड्स. क्वाइट ऑफन मीन्स प्रिटी फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी. हाउ ऑफन डू यू गो आउट विद फ्रेंड्स? क्वाइट ऑफन मीन्स आए दिन मैं उनके साथ बाहर जाता हूँ. ओकेजनली मीन्स कभी कभार, नॉट सो ऑफन. So these are some adverbs of frequency that you can use. Now coming to the language that I used on the day of my exam. Part 1 में मैंने ये words use किए थे. Prowl, verge of extinction, flaunt, climb the ladder, cups. And I'm going to give you a tip जिससे आप भी ये idiom use कर पाओगे on the day of exam. Write in your first answer of part 1. होता क्या है? Let me explain. स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. सो प्राउल क्या होता है और मैंने कहाँ यूज किया था? प्राउल मीन्स द वे एन एनिमल वॉक्स. मैंने कहाँ पे यूज किया था ये वर्ड? I was asked about my favorite animal and I was talking about lion, and that is when I said I love how confident its prowl is. So there I used this word prowl. Coming to verge of extinction. Now the examiner was asking me about wild animals, and this is one phrase that I used, that many of the wild animals like leopard maybe is on the verge of extinction. Verge of extinction means about to disappear, खत्म होने वाले हैं ये. ऑफ नहीं, about to disappear. For example, white elephants, they are extinct, they are no more available. And many other animals which are available today, they are on the verge of extinction. So वो disappear होने वाले हैं.
फ्लॉन्ट, ये मैंने कब यूज किया था? व्हेन द एग्जामिनर आस्क्ड मी हाउ ऑफन डिड यू बाय बैग्स इन योर चाइल्डहुड, and I said, well, I used to buy bags pretty frequently. It used to be about once in every 3 months, and I used to buy them because I wanted to flaunt, not because of necessity. So flaunt means show off करना. तो मैंने एग्जामिनर को क्या बोला था कि चाइल्डहुड में मैं बैग्स खरीदती थी शो ऑफ करने के लिए, फ्लॉन्ट करने के लिए. ऐसा है नहीं गाइज, बट मैंने हाँ, आई सेड समथिंग लाइक दिस दैट आई used to buy bags every once in a while just to flaunt, not because of necessity, show off करने के लिए. Climb the ladder, ये कैसे यूज कर सकते हैं? और इफ यू फॉलो दिस टिप, आप बिल्कुल फर्स्ट आंसर में, ये ईडियम है, दिस इज एन ईडियम, और आप फर्स्ट आंसर में ही इसको यूज कर पाओगे. होता क्या है, एग्जामिनर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है, डू यू वर्क और स्टडी? मेरे से भी यही पूछा था. एंड आई सेड, वेल, आई वर्क एज एन IELTS ट्रेनर एंड आई एम टेकिंग दिस एग्जाम टू क्लाइंब द करियर लैडर. मैंने यहाँ पे करियर लगा दिया था, क्लाइंब द करियर लैडर, यानी कि करियर में ऊपर जाने के लिए मैं ये एग्जाम ले रही हूँ. अब आप भी जो मर्जी कर रहे हो, चाहे आप IT प्रोफेशनल हो, चाहे आप 12th के स्टूडेंट हो, या आप कॉलेज ग्रेजुएट हो, you can also use this, that I am so and so, I'm working in so and so organization and I'm taking this exam to climb the career ladder. I am a student in 12th standard and I'm taking this exam so that I can climb the career ladder, something like that. And then come cubs. Cubs वैसे तो ये सिंगुलर नाउन है, CUB, उसका प्लूरल होता है cubs, राइट? अब ये मैंने कब यूज किया था और ये होता क्या है? लाइक बेबी लाइन, आई वाज टॉकिंग अबाउट बेबी लाइन्स. Animal baby. Animal baby. So for example, when the examiner was talking to me about my favorite animal, and I was explaining about lion, and then I soon started talking about lioness, and I said, more than lion, a lioness intrigues me. So this is another word that I used, that a lioness intrigues me. Intrigues means मैं lioness में ज़्यादा interested हूँ more than lion. Why? Because it is the lioness who feeds her cubs or who hunts for her cubs. अपने बच्चों के लिए lioness hunt करती है, lion hunt नहीं करता. So this is another word that I used in my part 1. And yes, intrigues means that I'm more interested in. Intrigues, interested in. This is about my part 1 vocabulary that I used in part 1. There might be other words, but these are still crystal clear in my mind कि ये तो मैंने use करे ही थे. Now moving on, part 2 vocabulary that I used was this. I was asked about a store that is recently opened in my town, and I started talking about a mall that we have in North Delhi. Now, one of the prompt in my cue card question was, what kind of people visit this place? When I was elaborating that question, that what kind of people visit this place, then I said, people from all walks of life. Let me write it and then I'll explain. People from all walks of life. Come here. इसका क्या मतलब है? मैंने एक वर्ड और यूज किया था यहाँ पे, कैटेगराइज, राइट? आई विल एक्सप्लेन दीज टू टुगेदर. आई सेड आई कांट कैटेगराइज the kind of people who visit here. Okay, अब इन दोनों words का मतलब क्या है? I told examiner, there was one prompt which said what kind of people visit this place, and I said, well, I can't categorize what kind of people visit this place. मैं आपको ये नहीं बोल सकती. Categorize मतलब एक category में बना दो उन लोगों को कि सिर्फ students आते हैं, या सिर्फ homemakers आते हैं, या सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं, एक कैटेगरी के लोग आते हैं. तो मैंने कहा ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है. पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ मीन्स अलग अलग एरिया से लोग आते हैं. एरिया मतलब वो वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, वो आपका होम मेकर भी हो सकते हैं, एंड दे कैन बी स्टूडेंट्स ऑल्सो.
So these are the two words that I used right in the starting, that I really can't categorize the kind of people who visit this place, because people from all walks of life, be it homemakers, working professionals, or students, they visit here. And that was one thing. Then downtown, when I was explaining the location of that mall, I used this word. Downtown का मतलब होता है city center, यानी कि ये city के बिल्कुल center में है. And then tidbit. The prompt was, what kind of things are sold here? I said it has got some absolutely lavish retail outlets, and you can find some tidbits also. Tidbit means small little things. Small little things. आपको छोटी मोटी चीजें भी मिल सकती हैं, and आपको lavish retail outlets भी मिल सकते हैं. Lavish means luxurious. And sprawled, I use this word, I was saying that sprawled means बहुत बड़े area पे ये mall फैला हुआ है. So when something is like, हिंदी में हम बोलते हैं ना कि बहुत बड़े area में वो mansion फैला हुआ है, that फैला हुआ in English is sprawled. So I said that this mall is sprawled on a huge piece of land. Sprawled is फैला हुआ होना. And then playing hooky, this is my favorite. So when I was explaining, हिंदी में इसको बोलते हैं bunk मारना. सबने किया होगा, I think. So when I was explaining what kind of people visit this place, I said even students who are playing hooky, they also visit this place. And she smiled and I smiled. We smiled at each other the moment I gave this idea that even students who are playing hooky from their classes, they also visit this place. So these are some words and phrases, idioms that are used in part 2. Moving to part 3 vocabulary now. Okay. यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप भी इसको यूज कर सको. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने कोलोकेशंस की बात करी थी, जिसमें हम बात कर रहे थे अटरली स्टाइलिश, ये वही चीज है, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबली. सो ये कुछ और दो एडवर्ब्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, एंड वाइटल इज इम्पॉर्टेंट. अब इस तरह के क्वेश्चंस बड़े ही कॉमन है पार्ट 3 में, जहाँ पे एग्जामिनर पूछता है इज इट इम्पॉर्टेंट टू डू दिस. मेरे से पूछा गया था इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेसेस टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स, एंड मैंने इस तरह से स्टार्ट किया था मेरा आंसर. आई सेड इट्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबली वाइटल. मतलब क्या है इसका? मतलब इन दोनों वर्ड्स का वेरी ही है, लेकिन मैंने वेरी की जगह ये दोनों वर्ड्स यूज किए थे. आई सेड इट्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबली वाइटल, एंड यू कैन ऑल्सो डू दैट. जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि इस तरह के क्वेश्चंस इज इट इम्पॉर्टेंट टू डू दैट आने वाले हैं, एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू डू दिस. नेक्स्ट इज इंडल्ज. Indulge means to do something which gives you pleasure. Let me write it. To do something which gives you pleasure. For example, you can say, I indulge in reading books on weekends, or I indulge in shopping on weekends. So कुछ भी ऐसा करना जिसमें आपको अच्छा फील होता है. Consumerism is a trend where we buy a lot of things. A trend in which we buy a lot of things and keep on discarding the previous items that we own. So consumerism का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदते जाओ, जिस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, unnecessary भी है, उसको भी खरीद लो just because अच्छा लग रहा है, and you have the money, you keep on buying things. That is consumerism. The moment she asked me that what can be done, because इसमें काफ़ी हम pollution produce करते हैं, उसका एक negative ये है. Then she said that why do people indulge in consumerism? कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? I then use these words. I said probably they have the buying capacity. And मैंने यहाँ पे एक phrase भी use किया था. I said probably they have the buying capacity and time. And when you have both of these, things spiral out of control. Things spiral
आउट ऑफ कंट्रोल, चीजें कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं जब आपके पास पैसा भी है. बाइंग कैपेसिटी मीन्स यू हैव द मनी टू बाय. मैंने ये नहीं बोला था पीपल हैव मनी, आई सेड पीपल हैव द बाइंग कैपेसिटी एंड टाइम. एंड जब ये दोनों चीजें होती हैं तो थिंग्स स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल मीन्स चीजें फिर कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं एंड लोग बस चीजें खरीदते जाते हैं. देन शी आस्क्ड मी कि इसका सोल्यूशन क्या है, व्हाट कैन बी डन. देन आई इंट्रोड्यूस दिस ट्रेंड मिनिमलिज्म. मिनिमलिज्म क्या होता है? मिनिमलिज्म मीन्स जब आप कम से कम चीज़ों में गुजारा करते हो कि ओके आई हैव 4 टी-शर्ट्स, आई एम नॉट गोइंग टू बाय मोर, दीज 4 आर सफिशिएंट फॉर मी. दैट काइंड ऑफ ट्रेंड इज मिनिमलिज्म. Next one, imitate. She said, why exactly do we indulge in consumerism? So I gave these reasons, buying capacity and time. Then she asked me for more reasons. Then I said this, that we are trying to imitate. Imitate means हम copy करने की कोशिश करते हैं. किसको? We try to imitate the lifestyle of rich. Affluent means rich. Flourish and thrive. मतलब जब she was talking about businesses and she was asking about marketing and advertising. Is it important for businesses to market their products? And these are the 2 words that I used in that answer. I said it's absolutely incredibly vital for businesses to market their products so that they can flourish and thrive. So एक business जब flourish करता है and thrive करता है, that means the business is doing good, the business is earning profits. तो अगर business को profit earn करना है, if that business has to flourish and thrive, then of course advertising is incredibly vital. So these are some words that I used in my answer. This is part 3 vocabulary. And that is about it, guys. And I hope this is helpful to you. And I'll be making more and more such videos to help you guide more. All the very best and take care. Bye-bye for now.